नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका तपस्वी आईएएस एकेडमी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स के वीडियो कोर्स के अंदर। तो आज जो लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह से और किस तरीके से ये मेजर होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के माध्यम से जो पैसे अर्न होते हैं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे तो 27% का अप्रोक्सीमेट कंट्रीब्यूशन रहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी फील्ड, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो यहाँ पर इंक्लूड होती है, इसको हम देखेंगे। तो मैं करदम रावल आज इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये वीडियो आपकी ओर प्रस्तुत किया जा रहा है यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स के एसोसिएशन के अंदर। तो ये एक हमारी यूट्यूब चैनल भी है, तो आप वहाँ पर भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये जो है एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर मिलता है उसको मेजर करने का एक जरिया है। यहाँ पर बेस ईयर रखा जाता है और स्टैंडर्ड्स जो है मेंटेन करते हुए देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, इवन यहाँ पर सर्विस एक्टिविटी भी कुछ परसेंटेज के अंदर यहाँ पर कैलकुलेट होती है और यहाँ पर देखा जाता है कि इनका टोटल जो है वो प्रोडक्शन कितना रहा है और उन प्रोडक्शन का वैल्यू निकाल के जीडीपी के अंदर इनका कितना शेयर है। तो वी ऑल नो दैट जीडीपी जो है वो किस तरीके से मेजर होती है और इंडियन इकोनॉमी के अंदर जीडीपी की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो होती है उसको अगर हम साथ में स्टडी कर लेंगे, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर को हमने स्टडी किया था। जैसे सबसे पहले हमने तीनों सेक्टर्स को देखा, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो वहां पर हमने उसके अंदर भी एक स्पेशल लेक्चर रखा था, प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। वहां पर हमने एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल जो भी पॉइंट्स थे वो सारे डिस्कस किए थे। तो आज जो ये आईआईपी है यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, वहां पर हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसके साथ कनेक्ट होती है और किसके कैलकुलेशन इसके किस तरह से बैठते हैं। तो व्हाट इज आईआईपी इज द मेन थिंग। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो हमें पता चलेगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किन चीजों का होगा तो उसको आईआईपी की यानी कि इंडेक्स के अंदर मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वेरियस अलग अलग सेक्टर के अंदर इंडियन इकोनॉमी में, स्पेसिफिकली 3 जगहों पे, माइनिंग सेक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर इंक्लूड होगा। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पावर का प्रोडक्शन कितना है और माइनिंग सेक्टर के अंदर कहाँ कहाँ पे माइंस है, कहाँ कहाँ पर नई माइंस मिल रही है और जो माइंस है वहाँ पर कितना जो है माइंस से कितना जो है जो मटेरियल है वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स जो होते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, वो यहाँ पर स्टडी करता है एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको एएसआई के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। तो ये जीडीपी इसका एक एग्जांपल है। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स जीडीपी को भी मेजर करता है। तो बेस ईयर देख लेते हैं। जो बेस ईयर रखा जाता है उस ईयर की जो वैल्यू दी जाती है वो 100 होती है। तो यहाँ पे करंटली जो है आईआईपी जो सीरीज है उसका बेस ईयर हमने चेंज करके 2011-12 रखा, जो पहले 2004-5 हुआ करता था। तो क्यों चेंज किया और चेंज करने से क्या क्या बेनिफिट्स हुए और क्या क्या नए डोर्स हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के ओपन हुए उसको भी हम देखेंगे। पहले तो एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने बेस ईयर रखा है 2011-12 और करंट अगर हम देखें कि अगर हमारी ये साल की जो आईआईपी है वो 180 है, तो हमने जो है 100 इसको अंदर से माइनस करने हैं। तो 180 में से 100 माइनस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा 80। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि करंट जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इंडेक्स के मुताबिक 80% है। तो यहाँ पर 2011-12 का जो हमने रिवाइव किया हुआ इंडेक्स रखा है उसके बेनिफिट्स हम आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो आईआईपी का जो डेटा होता है वो कौन रिलीज करता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसको सीएसओ के नाम से भी जाना जाता है, जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत। तो ये जो है सीएसओ जो है वो आईआईपी का डेटा जो है पब्लिकली अनाउंस करती है। तो ये जो है
वैसे तो आईआईपी मंथली पब्लिश होता है, लेकिन जो बेस ईयर रखा है उसका जो मंथ एंड है उसके 6 वीक के बाद में जो है ये हर मंथ यहाँ पर पब्लिश होता है। यानी कि हर साल के अंदर ऐसे 6 वीक होते हैं जिस 6 वीक के दौरान हमें पता नहीं चलता कि आईआईपी जो है उसका करंट क्या बेस ईयर के हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ रेट चल रही है। यानी कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं, लेकिन हमें 46 वीक्स की जो है डिटेल्स मिलेगी बाय मंथली डेटा रिलीज्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत। तो हमने एक वर्ड देखा कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, जिसको हमने कहा एएसआई। तो एएसआई और आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। The industrial output data is captured and monitored primarily through two statistical activities, that is annual survey of industry and index of industrial production। तो इंडस्ट्री के माध्यम से जो भी डेटा निकल के आता है, चाहे वो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हो या फिर उनकी प्राइमरी एक्टिविटीज के रिगार्डिंग हो, उसको दो हिस्सों के अंदर बांटा जाता है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, दूसरा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं एएसआई को। एएसआई कैलकुलेट होता है ईयरली बेसिस के ऊपर और आईआईपी जो है वो कैलकुलेट होता है मंथली बेसिस के ऊपर आफ्टर 6 वीक ऑफ द मंथ स्टार्टिंग ऑफ बेस ईयर। फिर है एएसआई जो है वो कलेक्ट होता है अंडर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 1959 से हम एएसआई को इस एक्ट के नीचे यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो मेन पर्पस है कि कितना कंट्रीब्यूशन इन्होंने रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के माध्यम से किया है जो नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है। यानी कि दूसरे एंगल से देखें तो नेशनल इनकम के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो ये एएसआई देखेगा। यानी कि सारे रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कवर होंगे एएसआई के अंतर्गत। और एएसआई का जो डेटा है ये एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्टर फैक्ट्रीज मेंटेन करती है उसके ऊपर से होता है। यानी कि एएसआई के पास जो भी सारी डिटेल्स होगी वो एकदम क्लियर कट होगी और यहाँ पर कोई वैग्यू नहीं होगा, एकदम क्लियर डेटा, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जो भी डिटेल्स मिलती है इन्हीं डिटेल्स के ऊपर से जो है एएसआई जो है वो अपना फाइनल डेटाबेस बनाएगा और जो एनुअल बेसिस के ऊपर जो वो डेटा रिले करता है वो डेटा यहाँ से रिलीज करेगा। तो अगर पूछा जाए कि भाई आईआईपी और एएसआई के अंदर मोस्ट ऑथेंटिक कौन है, तो भाई मोस्ट ऑथेंटिक जो है वो एएसआई है। लेकिन आप बात करोगे कि विच वन इज ब्रॉडर इन रियल एस्पेक्ट, तो जो एएसआई है वो एक तरीके से आईआईपी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आईआईपी और एएसआई की ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की बात होगी तो आईआईपी जो है वो रेस के अंदर आगे निकल जाता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और 809 से भी ज़्यादा आइटम्स तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर है, 409 से ज़्यादा यहाँ पर ग्रुप्स है। तो इन सारी चीज़ों का आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो आईआईपी इज कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस, जैसे कि एएसआई जो होता था वो ईयरली बेसिस के ऊपर होता था। डेटा फॉर आईआईपी आर कलेक्टेड बाय वेरियस सोर्स एजेंसी अंडर डिफरेंट एक्ट एंड स्टैट्यूट्स। तो यहाँ पर ये जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट बनाता है कि आईआईपी का जो डेटा है वो काफी अलग अलग 14 प्रकार की अलग अलग एजेंसी के माध्यम से यहाँ पर जो है आईआईपी का डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। तो आईआईपी का डेटा जैसे ही अलग अलग एजेंसी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है जो इनकॉर्पोरेट हुई है अलग अलग एक्ट और स्टैट्यूट्स के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो ऑथेंटिसिटी है जो डेटा की वो आप जो है ट्रस्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पर इसके साथ कितनी इंडस्ट्रीज कनेक्ट होती है, तो इसके साथ आईआईपी के साथ उनके डेटा के साथ उनके सोर्सेज के साथ सारी चीज़ों को मिला ले तो 16 अलग अलग इंडस्ट्रीज और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जो है इसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पॉलिसी बनानी है या फिर कोई पॉलिसी जो है उसको निकालनी है या फिर किसी चीज़ को अमेंड करना है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो 14 से ज़्यादा एजेंसीज यहाँ पर काम करती है मिल बांट के, और यहाँ पर मिल बांट के 16 इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है इसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है इंटरवेंशन जो होगा गवर्नमेंट का वो बहुत ही ज़्यादा होगा और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा।
तो बात करते हैं इंडस्ट्री वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग। तो नॉर्मल लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग एक ही चीज है। नहीं दोस्तों, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग जो है अलग अलग चीज है। पहले यहाँ पर जो लिखा है उसको समझने से पहले मैं आपको दो चीजें बता देना चाहूंगा। इवन जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन जो है वो भी अलग अलग है, एक नहीं है। और इंडस्ट्री जो है उसके अंदर भी दो तरीके की बातें होती है। सेम फील्ड के अंदर अलग अलग कंपनीज अगर काम कर रही है, जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि टीवी, तो जो कंपनीज टीवी बना रही है, सैमसंग ले लीजिए, सोनी ले लीजिए, एलजी ले लीजिए, पैनासोनिक ले लीजिए, तो ये जो टीवी है, जो टीवी बनाने वाली कंपनीज है वो एक ग्रुप के अंदर आएगी, तो उसको बोलेगा कि टीवी बनाने वाली सारी कंपनीज, तो उसको बोलेंगे टीवी इंडस्ट्री। बराबर है। उसी तरीके से दूसरा जो पार्ट होता है इंडस्ट्री का वो होता है कि एक नाम के अंदर अलग अलग प्रवृत्तियों का करना। तो जैसे आप देखिए कि रिलायंस जो है वो अलग अलग कई तरह की एक्टिविटीज करता है। वैसे आप टाटा देख लीजिए तो टाटा ग्रुप एंड कंपनीज जैसे बोलेंगे वैसे हम बोल सकते हैं टाटा इंडस्ट्रीज, वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो टाटा के अंदर स्टील भी मैन्युफैक्चर होता है, कार भी मैन्युफैक्चर होती है, आईटी सर्विस भी यहाँ पर होती है, इवन यहाँ पे एजुकेशन स्ट्रीम भी टाटा ने अनलॉक कर ली है अब। तो यहाँ पर जो है एक नाम के नीचे जो भी कंपनीज आती है, जो भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, वो भी एक प्रकार की इंडस्ट्री है। और एक ही तरह की प्रोडक्ट, एक ही तरह की चीज या एक ही तरह की सर्विस कोई बनाता है या बेचता है, तो लेकिन इनके ऑनर्स और इनके कंपनी के नाम अलग अलग है, तो ये भी एक प्रकार की इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्री का पहला एक एग्जाम्पल हुआ कि इंडस्ट्री इंडिविजुअली क्या चीज है। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो यहां पर मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर किसी चीज को आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके, चेंज करके, जो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो डिजाइन है, उसका जो कंटेंट है और उसका जो यूज है उसको आप बदल रहे हो, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्शन। और वेयर एज अगर अलग अलग तरीके की चीजों को मिला के एकदम से रॉ मटेरियल से फिनिश गुड की प्रोसेस आप करोगे तो उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कस्टम और एक्साइज जो है, ये एक्ट जो है कस्टम और एक्साइज का, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के माध्यम से देखता है। अगर कोई चीज है जो प्रोड्यूस हो गई है लेकिन आप जो है उसको सजाने ढजाने, डेकोरेशन या फिर पैकिंग वगैरह का काम करते हो, तो ये एक पार्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं होगा, बल्कि इसको बोला जाएगा प्रोडक्शन। और अगर आप जो है उस मेन प्रोडक्ट को ही बना रहे हो, उस मेन प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको बोला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। एग्जांपल लेते हैं, समझ लीजिए एक कंपनी है जो मोबाइल बना रही है, उन्होंने मोबाइल बना लिया है, अब मोबाइल रेडी है, तो मोबाइल उन्होंने किया है मैन्युफैक्चर, पर लेकिन जो उसको बॉक्स, कंटेंट और उसको जो पैक वगैरह होता है वो कंपनी के अंदर ही होता है, या फिर कंपनी उसको बाहर भी प्रोड्यूस करवाती है, तो बॉक्सेस और उसके पैकिंग रिगार्डिंग एक्टिविटी को, तो ये जो सारी एक्टिविटी है ये प्रोडक्शन के अंदर आएगी, ना कि मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत। और एक एग्जांपल लेते हैं इसको इजीली समझने के लिए। जो टर्म है इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड मे बी कंसिडर्ड अ superset of manufacturing industry in general, refer to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of mineral and sometimes even for the provision of services। तो यहाँ पर provision of service कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ। Thus we have iron and steel industry for production of goods, coal and mining industry for extraction of goods, और जो tourism industry है ये सर्विस प्रोवाइडर हो गई ना, जो हमें टूरिज्म रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड कराती है कि कहाँ कहाँ तक जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ टूरिज्म के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जो भी नॉलेज दिया जाता है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो ये भी एक इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये जो है ये एग्जाम्पल हो जाता है टूरिज्म की इंडस्ट्री का। तो इवन मध्य प्रदेश जो है वो अपनी टूरिज्म प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा है। इवन जो गुजरात के अंदर जो है, गुजरात देखो, गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मध्य प्रदेश इनक्रेडिबल हार्ट ऑफ द नेशन, इनक्रेडिबल इंडिया मध्य प्रदेश। तो ये जो सारी चीजें हैं ये टूरिज्म इंडस्ट्री जो करती है, ये भी एक तरह की इंडस्ट्री ही है। तो ये भी यहाँ पर कैलकुलेट होती है IIP के अंतर्गत। So what is manufacturing then? Manufacturing specifically क्या है? Manufacturing is a production of goods in large quantity after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing।
और प्रोडक्शन का आपको मैंने बताया कि जो सपोर्टिंग एक्टिविटी होती है मैन्युफैक्चरिंग के साथ में, उसको प्रोडक्शन कहा जाएगा। फिर इंडस्ट्री का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्लस माइनिंग प्लस इलेक्ट्रिसिटी एंड मच मोर, जैसे कि हमने अभी देखा कि भाई सर्विस प्रोविजंस जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूड होना, तो ये है मैन्युफैक्चरिंग। शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया, तो ये है मेन चीज कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मेनली यहाँ पर टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका 27% इंडिया की जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उसके अंदर अगर दो पार्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग के और माइनिंग और जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस है उसके, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से 17% यहाँ पर जीडीपी से कंट्रीब्यूशन आता है। माइनिंग, क्वेरिंग और इलेक्ट्रिसिटी और गैस की जो प्रवृत्तियां है उनसे 10% आता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 17%, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 10%, और दोनों का मिला के जो है टोटल शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज 27%। तो यहाँ पर इसको बूस्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बूस्ट हो सके। तो पहले तो यहाँ पर इंडिया के अंदर है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, जो सेटअप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पर जो पॉलिसी और डायलॉग्स जो है जो मेंटेन करेंगे कि किस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो यहाँ पर स्पेशल एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल के द्वारा कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके। तो इसके रिगार्डिंग आपको पता ही होगा कि भाई गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स लॉन्च की है, तो ये यहाँ पे इनडायरेक्टली कनेक्ट होती है। स्कीम नंबर 1 इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो है वो गवर्नमेंट का जो एक स्टेप है कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज हो, उसी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर जो है ये इसको बूस्ट करने के लिए एनएमसीसी भी यहाँ पर यही चाहता है कि भाई मेक इन इंडिया जो और सक्सेसफुल हो। दूसरा है निम्स यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाए जाएंगे। जैसे आप सबको पता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, उसी तरीके से इकोनॉमिक फ्रेंडली जोन्स भी होते हैं। तो यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाए जाएंगे जहाँ पर कुछ सालों के लिए टैक्स बेनिफिट से और भी ज़्यादा बेनिफिट्स भी यहाँ पर दिए जाएंगे। कम रेट पर इलेक्ट्रिसिटी, कम रेट पर पानी, सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ाया जा सके। उसके बाद है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो डिमिक जो है वो इंडिया के अंदर आया कि भाई ऐसा कोई सेटअप बनाए ताकि जो इंडिया के अंदर जो मुंबई है वो इकोनॉमिक कैपिटल है और दिल्ली जो है वो पॉलिटिकल कैपिटल है, तो दोनों इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कैपिटल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई स्टेप या फिर ऐसी कोई हमारे पास माध्यम होना चाहिए कि दोनों जो चीज़ें हो एक दूसरे से एक बहुत ही क्रूशियली और कम टाइम स्पेंड करते हुए एक दूसरे को मिल पाए, ताकि जो है यहाँ से पॉलिटिकल एडवांटेज लिया जा सके, वहाँ से इकोनॉमिक एडवांटेज लिया जा सके। तो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर जो आईआईपी की जो सीरीज है उनको हमने मई महीने के अंदर चेंज किया। तो मेन चेंज क्या था, पहले यहाँ पर जो बेस ईयर था उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पहले का जो बेस ईयर था वो 2004-2005 का था, जो अब हमने चेंज करके 2011-12 का कर दिया। फिर यहाँ पर जो कैटेगरी है उसके अंदर ग्रुप्स थे, तो उन कैटेगरीज के ग्रुप्स के अंदर 407 चीजें आया करती थी, जो हमने 407 जो है ये एक नया नंबर है, उससे पहले जो है इससे कम आया करती थी। तो यहाँ पर जो नई सीरीज है आईआईपी की उसके अंदर टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं उसको भी हमने इंक्लूड किया। जैसे कि हम सब के हाथ में जो स्मार्टफोन होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, एलईडी टेलीविजन्स जो है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमने इंक्लूड कर दी। तो यहाँ पर टेक्निकल रिव्यू कमेटी जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट इसके साथ किया जाएगा, जो आइडेंटिफाई करेगी कि कौन कौन सी नई प्रोडक्ट्स जो है हमें यहाँ पर इंक्लूड करनी है। तो इसका मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड के अंदर एग्जाम्पल दूंगा कि ये टेक्निकल रिव्यू कमेटी क्या करेगी और किस तरीके की चीज़ों को ऐड करेगी और किन चीज़ों को यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर जो है डेटा जो आएगा वो रिलेवेंट भी होना चाहिए और जो नंबर्स शो करेंगे रिजल्ट्स वो ऑथेंटिक होने चाहिए। तो कैसे, ये हर साल के ऊपर ऐसा रिव्यू एक्टिविटी करेंगे और जो है नई चीज़ें हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि टेक्निकल रिव्यू कमेटी जो है वो अच्छी तरीके से वर्क करे, क्योंकि हमें वहाँ से ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो अगर रिवाइज हुआ है आईआईपी 2011-12 के अंदर तो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज इंडस्ट्रियल सेक्टर के कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो बेस ईयर है उसके चेंज होने से,
तो इसी के साथ यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के काफी सारे इंडिकेटर्स इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो जैसे कि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखना है तो जीडीपी, होलसेल प्राइस इंडेक्स, सारी चीजें यहाँ पर कनेक्ट करने की इन लोगों ने कोशिश की है। तो आईआईपी जो है उसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं भाई। यहाँ पर 865 आइटम्स जो है कनेक्ट होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 809 आइटम, पहले 620 थी अब 809 है। माइनिंग सेक्टर से 55, पहले 61 थी आज 55 है। इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही चीज है, इलेक्ट्रिसिटी में तो आप बोल नहीं सकते कि 4-5 प्रकार की वैरायटी है। यहाँ पर ये डेटा है वो हर मंथ पब्लिश होता है और यहाँ पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो इसका हेड है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यहाँ पर जो वेट है वो 77.66% है। माइनिंग सेक्टर का 14.37, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का 7.99%। तो बेस ईयर 2011-12 होने से यहाँ पर जो है जीडीपी के जो फैक्टर कोस्ट रहे हैं 2011-12 के दौरान, तो यहाँ पर ये डेटा ये है। कोल का 10.33%, क्रूड का 8.89%, नेचुरल गैस का 6.88%, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का 28.04% और जो है फर्टिलाइजर का 2.63, स्टील का 17.92%, सीमेंट का 5.37%। ये जो है ये और बढ़ेगा क्योंकि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है उसके अंदर स्टील सीमेंट का जो प्रोडक्शन है और भी ज्यादा बढ़ेगा। और जो है इलेक्ट्रिसिटी का 19.85%। ये जो सारे है ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है जो 40.27% तक का वेट आईआईपी के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है कोर इंडस्ट्रियल को अरेंज करने की कोशिश की है कि भाई रिफाइनरी जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा है, तो उससे कम के लिहाज से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी जो आईआईपी का अगर क्वेश्चन पूछती है और यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर जो है आपको मैच विद बी या फिर अरेंज द फॉलोइंग इन वेरी ऑथेंटिक वे और मैनर यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। याद रख लीजिए रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर, ये ऑर्डर के अंदर आपको बड़ से कम, ज्यादा से कम के नंबर में आपको याद रखने हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑल अबाउ द न्यू आईआईपी सीरीज 2011 एंड 12। तो जो हमने चेंज किया उसके अंदर क्या बड़ी चीज आई भाई। पहला तो ऐसा कोई कंट्री नहीं होता जो ऐसा चाहता हो कि भाई हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट ना हो। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट के लिए यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए हमने जो है 2011 से 12 के डेटा के ऊपर चेंज किया और यहाँ पर जो है लिमिट्स वगैरह बढ़ा दी और जो फ्यूचर के लिए गार्डिंग जो प्रोविजंस है उसको भी हमने चेंज किया। तो ये स्पेसिफिकली क्या है, ये मेजर करता है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये प्राइम इंपोर्टेंस देता है कि कितना यहाँ पर हमने प्रोडक्शन किया है अलग अलग सेक्टर के अंदर। जो मेजर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का मेजर है, अलग अलग कैटेगरीज जो यहाँ पर हमने रखी है, जो आइटम्स रखी है उसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा, कितना ग्रोथ हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर के अंदर। तीसरा, ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं करता बल्कि यहाँ पर जो ट्रेंड होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का उसको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पिक्चराइज करता है कि ये ट्रेंड क्या है, क्या चीजें हैं जो मार्केट के अंदर अभी बहुत ज्यादा चल रही है। फिर यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म चेंजेस है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, ये भी सारे पता चल जाते हैं कि अभी कहाँ पे कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले हैं। हर मंथ के अंदर ये डेटा रिवील करता है लेकिन 6 वीक का यहाँ पर लेख देखने को मिलता है। 407 आइटम ग्रुप है यहाँ पर, उनमें से 405 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है जिसके अंदर 809 आइटम्स है और जो दो रह जाते हैं 407 में से 405 अगर निकल जाए तो दो जो रह जाते हैं वो एक है माइनिंग और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। 407 ग्रुप, 405 मैन्युफैक्चरिंग का ग्रुप है, उसके अंदर 809 आइटम्स है और जो दो रह जाते हैं वो है माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। और यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आता है कि कौन जो है वो इसको डेटा जो है रिवील करता है। तो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत काम करती है, ये इसका डेटा रिवील करती है। लेकिन इसके साथ हमने कहा था कि भाई काफी अलग अलग ऐसी एजेंसीज है, डिपार्टमेंट्स है जो स्टैट्यूज और एक्ट के तहत बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये कौन कौन से है, तो भाई हमने कहा था कि भाई 14 अलग अलग एजेंसीज इसके साथ काम करती है। तो एक बार नाम जो है वो रीड आउट कर लेते हैं, तो अगर आपके दिमाग में ये बात रहेगी तो कहीं पर भी क्वेश्चन आने पर जो है ये नाम आपको कभी भी
जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जियो DIPP भी कहा जाता है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जॉइंट प्लांट कमिटी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑफिस ऑफ टेक्सटाइल कमिश्नर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, डायरेक्टोरेट ऑफ शुगर एंड वेजिटेबल ऑयल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, ऑफिस ऑफ कोल कंट्रोलर, ऑफिस ऑफ जूट कमिश्नर और रेलवे बोर्ड। तो ये 14 अलग अलग नाम है। इनमें से जितने ज्यादा आप याद रख पाए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि IIP जो है उसके अंदर कौन कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है इसके साथ काम करते हैं, वेरियस एजेंसीज जो कहीं गवर्नमेंट के अलग अलग लॉ एक्ट और स्टैच्यू के तहत बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है ये 2 पिक्चर वाली स्लाइड है जहां पर आपको पता चलेगा कि जो चेंज हमने लाए हैं, जो 2004-5 से लेके 2011-12 तक का हमने चेंज किया है, तो वहां पर क्या क्या कमेंट्स आते हैं कि उसके रिगार्डिंग हमें क्या चेंज देखने को मिलते हैं। तो बेसियर जो चेंज किया है उसकी कमेंट है, विल बी एबल टू कैप्चर structural change in the economy and improve the quality and representativeness of the indices। फिर सिलेक्शन ऑफ आइटम के अंदर बेटर रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल होगी। नंबर ऑफ आइटम इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 149 न्यू आइटम्स लाइक स्टीरॉइड, सर्जिकल एसेसरीज, पाम ऑयल एक्सेट्रा ऐड की है, और 124 आइटम जो है उनका कैलकुलेटर जो है हमने डिफाइन किया है, जैसे कि कलर टीवी, पिक्चर ट्यूब्स, गुटका हैव बीन ओमिटेड। तो वही काफी सारी चीजें जो हमने इसका कैलकुलेशन करने का तरीका जो है उसको हमने चेंज किया है, क्योंकि जो गुटका है वो इंडिया के अंदर बैन हो गया है। कलर टीवी जो है आज बंद होना है, प्रोड्यूस होना बंद हो गया है। आज LCD LED और OLED का जमाना आ गया है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये मॉडिफिकेशंस देखने को मिले। फिर सेक्टोरियल वेटेज किस तरीके से देना है मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग फैक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पर इंक्रीज वेज टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाई वेटेज टू इलेक्ट्रिसिटी एंड माइनिंग हैज ड्रॉप्ड, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्राइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतनी ज्यादा आइटम्स, कैटेगरीज, ग्रुप्स इनके ही है। फिर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर हमने रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया है। COP21 जो है उनका भी टारगेट है कि 40% प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी वाया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को इलेक्ट्रिक सेक्टर के अंदर हमने इंक्लूड कर दिया है। बाद में माइनिंग सेक्टर की बात करते तो पहले यहाँ पर जो नंबर था वो 61 था, फिर 51 हो गया। तो दीज वर डिक्लेयर्ड माइनर मिनरल्स इन MCDR अमेंडमेंट रूल 2016, thus इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस वॉन्ट कवर देम। तो 27 ऐसे नॉन मेटल मिनरल्स है जो कवर नहीं किए गए हैं इसके साथ, और 10 अलग अलग चीज यहाँ पर ड्रॉप की गई है। तो पहले 61 हुआ करता था, आज 51 है। तो नंबर ऑफ सोर्सेज एजेंसीज, तो डेटा ऑन आयोडाइज सोल्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय DIIP, जिसका नाम आपको पहले फिर से बता देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIIP। तो यहाँ पर बिकॉज द सॉल्ट कमिश्नर इज नॉट इन द पोजीशन टू सप्लाई सॉल्ट प्रोडक्शन डेटा आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट सेस एक्ट 1953 इन फाइनेंस बिल 2016। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है एजेंसी के रिगार्डिंग कुछ चीज है। फिर यूज बेस्ड classification changes, so there are 2 new categories introduced in the new series, namely primary goods and infrastructure or construction goods replace the category of basic goods in use based classification। तो use based classification की क्या चेंज है, 2 नई कैटेगरी हमने रखी है। बेसिक गुड को निकाल के यहाँ पर प्राइमरी गुड के साथ हमने रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स को, ताकि पता चल सके कि कौन से जो है खाने वाले गुड्स है, कौन से जो है वो डेवलपमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन करने वाले गुड्स यहाँ पर है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस के रिगार्डिंग भी हमने यहाँ पर पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। मेनी आइटम्स हैव प्रोडक्शन स्पान ऑफ more than 1 month for which data will now be reported on work in progress so that continuous production is accounted, it will address the fluctuation in production data। तो आप सबको पता है, समझ लीजिए एक 200 किलोमीटर की रोड बनानी है, तो यहाँ पर जो है 1 महीने में वो काम इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो भाई वहां पे क्या है कि IIP जो डेटा रिवील करता है वो डेटा रिवील करता है 1 महीने के हिसाब से। तो भाई 1 महीने में रोड का बनना मुश्किल है, तो पहले जो है ये डेटा हर मंथ का यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस वाली प्रोविजन के आ जाने के कारण से अब जो है हर महीने
जो भी काम जितना आगे बढ़ा है उसको मेजर करके यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस के साथ ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड करके बताया जाएगा कि कितनी चीज आगे बढ़ी है, कितना काम पेंडिंग है, कितना वर्कफोर्स, कितना अमाउंट, कितना जो है स्पेंड हुआ है रिसोर्सेस। तो उसके बाद देखते हैं व्हाई वाज अ रिवाइज नीड इन आईआईपी सीरीज। भाई यहाँ पर अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्या थी? तो भाई पहले तो हमने 2004-5 से हमने बदला 2011-12, तो नाउ जीडीपी, होलसेल प्राइस इंडेक्स और आईआईपी, ये तीनों जो इंडेक्सेस है यहाँ पर एक ही चैनल के अंदर काम करेंगे। फिर बेस ईयर जो है उसको बदलने से जो इफेक्ट है वो रियलिटी वाली दिखाई देगी। तीसरी बात यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन और काफी ऐसी अलग अलग एस्पेक्ट्स है जो हम इंक्लूड ही नहीं करते, जैसे कि अभी हमने इंक्लूड किया कि भाई वर्किंग प्रोग्रेस जो है ये एक बेनिफिट है। दूसरी बात यहाँ पर रिवाइज करने की इसलिए जरूरत थी, कुछ प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर ऐड किए, कुछ को रिमूव किया। भैया टीवी जो है वो एलसीडी और एलईडी के जमाने के अंदर हम जी रहे हैं, मोबाइल टैबलेट के अंदर जमाने में अंदर जी रहे हैं। तो वहां पर जो वो बड़े बड़े डिब्बे वाले टीवी थे जिसको सीआरटी टेलीविजन कहा जाता था, तो उसके पॉइंट्स जो थे उसको यहाँ पर मेजर करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आज जो है ऐसे बड़े बड़े डिब्बे जो है वो कोई कंपनी बनाती ही नहीं है। तो हमें उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना या उसके रिगार्डिंग कोई कॉलम रखा है जिसके अंदर ये डेटा सारा कलेक्ट हो, इसका कोई मोल नहीं बनता है। तो इसके लिए जो आउटडेटेड प्रोडक्ट्स थी उसको हमने निकाल दिया। समझ लीजिए कि आज आपको कोई प्रोडक्शन रिगार्डिंग गुड्स का एक चार्ट शीट बनाना है, तो वहां पर आपको एक पेजर का भी कॉलम दिया जाएगा। तो क्या करेंगे आप उस पेजर का? कोई काम नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है मॉडिफिकेशंस इसी तरीके से आए हैं। What are the impacts after IIP revision? तो यहाँ पर इम्पैक्ट्स क्या बनेंगे? इम्पैक्ट्स हमें दिखाएंगे टेक्निकल रिव्यू जो कमेटी है जो चेयर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के सेक्रेटरी, उनका कहना है कि भाई डायनामिक रिवीजन यहाँ पर किया जाएगा। आइटम का लिस्ट होगा, उनकी पैनल ऑफ फैक्ट्रीज होगी, वहां पर सारी चीजें जो है आईआईपी की डायनामिक चीजें यहाँ पर ऑर्गेनिक इंडेक्स के अंदर बना के यहाँ पर जो है एक ऑथोराइज वे के अंदर एक्सेसिबल पॉइंट्स के साथ यहाँ पर रखी जाएगी। तो यहाँ पर जो है नंबर्स दिए गए हैं जो हमें प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो ये नंबर हमने चेंज किया है बेस ईयर का 2004 से 2005 का, तो उसके अंदर यहाँ पर जो है डेटा में सुधार देखने को मिला है। तो पहला जो है पिछले 5 साल का जो फिस्कल था वो एवरेज 1.42% हुआ करता था पिछली सीरीज के मुकाबले, अब जो है 3.82% है। तो ग्रोथ जो है फिस्कल के सामने वो 3.82% हो रहा है। फिर ऑल सीरीज के मुताबिक यहाँ पर 0.7% उम्मीदें थी एक्सपेंशन की। और अगर यहाँ पे नई सीरीज की बात करें तो 2016-17 के टाइम पीरियड तक, यानी कि 17 के मार्च तक, 31 मार्च 2017 तक ये जो ग्रोथ जो है वो नए सीरीज के मुकाबले यानी कि 10-11 के सामने ये 5% है। तो नंबर्स के अंदर भी सुधार देखने को मिले हैं। लेकिन आज भी जो है आईआईपी जो है वो परफेक्ट नहीं है। कैसे भाई? आईआईपी के अंदर क्वालिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, सिर्फ क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर समझ लीजिए कि मारुति 800 एक मारुति 8 अल्टो कार बनती है और एक जो है मर्सिडीज बेंज कार बनती है, तो यहाँ पर जो है ये इकोनॉमी के अंदर ये स्टडी करेगा कि भाई 2 कार बनी। भाई ये नहीं समझेंगे कि 10 अल्टो आने के बाद एक मर्सिडीज बेंज आ सकती है, तो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्राइस रेंज है, उसको ये लोग कैलकुलेट ही नहीं करते। तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा है कि भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो आज भी इनके रीच से बाहर है। तो भाई जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे है 11-12 का, वो जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है, उन्होंने कहा कि भाई 75% लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करते हैं। उसके अंदर रूरल एरिया में 69% जो अर्बन एरिया के अंदर काम करते हैं और 75% लोग रूरल एरिया के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है आईआईपी लीव्स अबाउट 70% ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर आउट ऑफ इट्स रीच। आईआईपी के अंदर जो प्रोड्यूशन होते हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती है, छोटे छोटे कस्बों में, घरों में, पार्किंग वगैरह की जगहों में जो प्रोडक्शन रिलेटेड काम करते हैं, तो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, जिसके अंदर काम करने वाले 70% जो स्टाफ है, इनको ने कैलकुलेट ही नहीं किया। फिर यहाँ पर जो है पीएमआई यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो निकी के द्वारा दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग एक बात करें तो यहाँ पर एक चीज इंक्लूड नहीं होती और वो है सर्विस सेक्टर। भाई यहाँ पर एकदम से आप जो है इंडस्ट्री की बातें करते हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो, लेकिन जो है कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आपको सर्विस के पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लेने चाहिए। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि भाई जो लिफ्ट है,
जिससे ऊपर और नीचे जाया जा सकता है फ्लैट अपार्टमेंट और टेनामेंट्स के अंदर, तो क्या वो लिफ्ट है वो गुड है या सर्विस है, कि भाई उसका जो प्रोडक्शन हुआ है उसका जो नॉर्मल यूज जो है वो सर्विस लेने के लिए कर रहे हो, एक बार जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है, एक बार जहां पर स्थायी कर दी जाएगी तो बाद में उसका काम क्या है, ऊपर और नीचे आना, सर्विस लेना। तो भाई जो लिफ्ट का प्रोडक्शन है उसको आप सर्विस सेक्टर के अंदर अगर गिन लोगे तो आप जो है जो भी लिफ्ट यूज होती है तो लिफ्ट जो है आपके मैन्युफैक्चरिंग की लिस्ट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग ही यहाँ पर कैलकुलेट करते हो। जो सर्विस जो है वो मैन्युफैक्चर जो गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद सर्विस सेक्टर में काम आने वाले हैं उसको आप कैलकुलेट नहीं करोगे। जैसे कि एक मोबाइल का सिम कार्ड जो होता है वो भी होता है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन उसका यूज जो है वो सर्विस सेक्टर के लिए होता है। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर के साथ इंक्लूड करने के अंदर और भी जो नंबर जो है इंप्रूव तरीके से आएंगे। तो यहाँ पर लास्ट में जो पॉइंट निकल के आते हैं, what is the future? We are moving through an era of disruptive technology where the boundaries between service and manufacturing are becoming hazy with each other। आज जो है टेक्नोलॉजी और जो सर्विस की बाउंड्री है मैन्युफैक्चरिंग के साथ वो एकदम से अनक्लियर है। विद द फोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अप्रोच देयर इज अ नीड to change the way of accessing parameters of production and its direction। The formation of technical review committee is a good step by merely changing the item won't be enough in its fast changing world। तो आज जो टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से मूव हो रही है उसके रिगार्डिंग आप जो है अपने आप को भी अपने हाथ से तैयार करना होगा। और यहाँ पर जो है आईआईपी को हमें रीडिफाइन करना है कि भाई क्वालिटी के ऊपर भी हमें इंपॉर्टेंस देनी है, सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर नहीं देनी है। Only if we have a richer scale to judge economic quash, well IIP's future lie in becoming that scale। तो अगर क्वालिटी भी यहाँ पर मेजर होना शुरू हो जाएगा और सर्विस सेक्टर भी यहाँ पर इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा तो जो नंबर्स निकल के आएंगे वो और भी ऑथेंटिक और रिलायबल नंबर्स जो है यहाँ पर इंक्लूड करने वाले मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। भारत माता की जय, वंदे मातरम। होप यू ऑल द गॉट द ऑल द पॉइंट्स।